हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुभव एकेडमी। गाइस, डीआरडीओ एमटीएस का पेपर जल्द ही होने वाला है और उसको ध्यान में रखते हुए हमारी टीम आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा रही है। और आज हम साइंस, जीएस, जीके के 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। गाइस, इस प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी साइंस के, जीएस के या फिर जीए के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे, उसी क्वेश्चंस को हमने फ्री मॉक टेस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद आपने कहाँ पर क्या गलती की है उसे समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, और इसके साथ ही आगे की वीडियो और फ्री मॉक टेस्ट को मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। रामखेलिया जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? हरियाणा का है, केरल का है, बिहार का है या फिर मध्य प्रदेश का है? सही आंसर क्या होगा? तो रामखेलिया देखिए थोड़ा थोड़ा बिहारी टाइप का लग रहा है, रामखेलिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बिहार होगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद करने की एक ट्रिक मिल जाए कि हाँ, रामखेलिया जो है वो थोड़ा लैंग्वेज बिहारी टाइप की है, तो ये जो लोक नृत्य है वो बिहार का है। तो इस तरह से आप बहुत दिन तक और अच्छे तरीके से याद रख पाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसका जो आदेश था, मतलब गोली चलाने का जो आदेश था, वो किसने दिया था? ये सभी को पता होगा और मैं आपको चलिए बताता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर ए है, कर्नल रेजिनाल्ड डायर जो थे, उन्होंने जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था उसमें गोली चलाने का आदेश दिया था। याद रखिएगा, कर्नल रेजिनाल्ड डायर। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा करवाया गया था? ये तो सभी को पता है कि शाहजहां ने ही ताजमहल बनवाया था मुमताज की याद में। और शाहजहां ने और कौन सा महल बनवाया था, किसका निर्माण किया था? तो पहला है जामा मस्जिद दिल्ली, दूसरा है बादशाही मस्जिद लाहौर, तीसरा है काबुली भाग मस्जिद हरियाणा, या फिर लास्ट है किला ए कुहना मस्जिद दिल्ली। सही आंसर क्या होगा? तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा जो जामा मस्जिद दिल्ली में बना हुआ है वो भी सम्राट शाहजहां ने ही बनवाया था। देखिए, जो जामा मस्जिद का निर्माण था वो 1656 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था, और ये जो है ये पुरानी दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। और यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, ये भी ध्यान रखिएगा। बहुत बार क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी मस्जिद है वो है जामा मस्जिद, जो कि शाहजहां ने बनवाया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस यामिनी पत्रकार और राजनेता को मानव अधिकारों के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए वर्ष 2011 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह कौन है? ऑप्शन नंबर ए है लेमाह बोवी, ऑप्शन नंबर बी है तवाकुल करमान, ऑप्शन नंबर सी है एलेन सरलीफ, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सिरिन इबादी। सही आंसर क्या होगा? तो जो हमारा सही आंसर है वो है तवाकुल करमान जो थे उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था वर्ष 2011 में। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बैडमिंटन के खेलों में निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड हिट ओवरहेड शॉट है? याद रखिएगा, एक हार्ड हिट ओवरहेड शॉट है जिसमें शटल को प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता। आपने बहुत बार बैडमिंटन खेला होगा तो आपने भी तेजी से मारा होगा जिससे पाले में जाए और सामने वाला उसको मार ही ना पाए और वो उसके पाले में ही गिर जाए। उसे कहा क्या जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है स्मैश कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी है वुड शॉट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी है हेयर पिन शॉट कहा जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ड्राइव कहा जाता है। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर जो है वो है स्मैश कहा जाता है। याद रखिएगा, मैं एक बार फिर दोहराता हूँ कि बैडमिंटन के खेलों में जो एक हार्ड हिट ओवरहेड शॉट होता है जिसमें शटल को प्रतियोगी के पाले में तेजी से गिराया जाता है उसे स्मैश कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा कि महिलाओं ने पहली बार वर्ष कौन से वर्ष में ओलंपिक खेलों में सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया था? मतलब पहले तो महिलाओं को खेलने ही नहीं दिया जाता था, इसके बाद कुछ दिनों बाद महिलाओं को खेलने दिया गया। तो ऐसा कौन सा वर्ष था, सन था, जिसमें जो सभी खेल होते हैं उन सभी खेलों में महिलाओं का योगदान रहा, मतलब महिलाओं ने भी भाग लिया? तो ऑप्शन नंबर ए है 1901 में, ऑप्शन नंबर बी है 2012 में, ऑप्शन नंबर सी है 2014 में,
या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1960 में। तो बहुत दुखद बात है कि 2012 में सभी महिलाओं को सभी खेलों के लिए एलिजिबल कर दिया गया था कि महिलाएं अब कोई भी खेल खेल सकती हैं ओलंपिक में। तो 2012 में शुरुआत हुई, मतलब 2012 में सभी खेल खेल सकती हैं, ऐसा टाइप का था। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भिन्न को चुनें, मतलब जो अलग है। ऑप्शन नंबर ए है लुब्धक, ऑप्शन नंबर बी है मंगल ग्रह, ऑप्शन नंबर सी है नेपच्यून, या फिर ऑप्शन नंबर डी है शनि ग्रह। कौन सा ऑप्शन अलग है? तो देखिए यहाँ पे ये है मंगल ग्रह, ये है नेपच्यून और ये है शनि ग्रह। ये तीनों तो ग्रह हैं, पर जो ये लुब्धक है वो क्या है? लुब्धक एक चमकीला तारा है, मतलब ये अलग हुआ। और ये जो तीनों हैं ये तीनों ग्रह हैं, मतलब ग्रह ये तीन हो गए, और ये जो लुब्धक है वो चमकीला तारा है, इसलिए ये भिन्न है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? मतलब 4 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ध्वनि प्रदूषण का कोई भी रोल नहीं है, कोई भी योगदान नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है पशुओं की मौत, ऑप्शन नंबर बी है कर्णनाद, ऑप्शन नंबर सी है रक्तचाप, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ओजोन क्षय। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ओजोन क्षय। ओजोन क्षय का मतलब ये होता है कि हमारे जो पृथ्वी में ओजोन लेयर है उसका क्षय, मतलब उसका खराब हो जाना, उसका फट जाना, उसका टूट जाना। तो ये किसके कारण होता है? ये होता है वायु प्रदूषण के कारण। जो हम CO2 जलाते हैं, हमारे फ्रिज से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है, वो जो गैस होती हैं वो जो मिल के ऊपर जाती हैं और ओजोन लेयर को ख़राब करती हैं, तो उसे हम ओजोन क्षय कहते हैं। तो ये जो होता है वो वायु प्रदूषण के कारण होता है, ना कि ध्वनि प्रदूषण के कारण। हमारा जो सही आंसर होगा यहाँ पर ओजोन क्षय होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार जो था, इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? जो हम AC यूज करते हैं वो बड़े पैमाने पर सन 1902 में किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है विलिस कैरियर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है जॉन गोरी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है स्टुअर्ट क्रेमर के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है H स्लुज के द्वारा। तो जो हमारा सही आंसर है वो है विलिस कैरियर ने सन 1902 में बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनर का आविष्कार और इसका प्रयोग किया था। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। UNIX ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? ऑप्शन नंबर ए है माइक्रोसॉफ्ट का, ऑप्शन नंबर बी है बेल लेबोरेटरीज का, ऑप्शन नंबर सी है एप्पल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है मोटोरोला। हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा बेल लेबोरेटरीज, जो है वो UNIS ऑपरेटिंग सिस्टम का ट्रेडमार्क है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस प्राणी के जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मास पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है? याद रखिएगा, मास पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है डेथ स्टाकर, ऑप्शन नंबर बी है पहाड़ी बकरी, ऑप्शन नंबर सी है टार्डीग्रेड, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ब्लैक मावा। सही आंसर क्या होगा? तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा टार्डीग्रेड। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए, मतलब जो हमारा आधुनिक प्रिंटर होता है उसकी गति को मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अक्षर प्रति मिनट, ऑप्शन नंबर बी है पंक्ति प्रति मिनट, ऑप्शन नंबर सी है पृष्ठ प्रति मिनट, या फिर ऑप्शन नंबर डी है शब्द प्रति मिनट। सही आंसर क्या होगा? तो देखिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज वाली बात बताता हूँ जिससे आपको ये क्वेश्चन हमेशा याद रहेगा। जब आप फोटोकॉपी करवाने जाते हैं प्रिंटिंग में, तो आप ये गिनते हैं कि कितने अक्षर तुमने प्रिंट किया है, आप ये गिनते हैं आपने कितने लाइन प्रिंट किया है। वास्तव में आप ये गिनते हैं कि आपने कितने पृष्ठ हमें प्रिंट करके दिया है, मतलब कितने पेज आपने हमें प्रिंट करके दिया है। तो इसकी जो इकाई है वो है पृष्ठ प्रति मिनट। मतलब आधुनिक जो प्रिंटर है उसकी गति को मापने के लिए हम पेजों को गिनते हैं कि कितने पेज इस प्रिंटर ने प्रिंट किए हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है नाभिरज्जु, ऑप्शन नंबर बी है भ्रूण, ऑप्शन नंबर सी है भ्रूण मूलीय, या फिर ऑप्शन नंबर डी है फैट। सही आंसर क्या होगा? तो हमारा जो सही आंसर है वो होगा फैट। याद रखिएगा, देखिए फैट स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है। स्टेम सेल या फिर मूल कोशिका
ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिसमें शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता होती है। गाइस, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही आप नोट्स बनाते चलिए। नोट्स बनाने से आपको ये फ़ायदा होगा, अगर आपके सारे क्वेश्चंस लिखे रहेंगे और आपको याद भी होंगे, बस आपको लास्ट टाइम पर रिवीजन करना होगा या फिर आप समय समय पर रिवीजन करके इन सब मेमोरीज को अच्छे से स्टोर कर पाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? मतलब जब आपातकालीन लगाया जाता है, जो आपातकालीन प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है? तो पढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है या फिर कनाडा से लिया गया है? सही आंसर क्या होगा? तो हमारा जो सही आंसर है वो होगा जर्मनी से लिया गया है। देखिए, भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधानों में 3 प्रकार के आपातकालीन होती हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितने प्रकार के आपातकालीन का वर्णन है, कितने प्रकार के आपातकालीन होते हैं भारत के संविधान में। तो जो पहला है वो है राष्ट्रीय आपातकालीन, जो कि अनुच्छेद 352 में इसका विवरण है। ऑप्शन 2 है राष्ट्रीय शासन, अनुच्छेद 356 में इसका विवरण है। और तीसरा है वित्तीय आपातकालीन, जिसका अनुच्छेद 360 में विवरण है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है लाल रक्त कोशिका में, ऑप्शन नंबर बी है यकृत कोशिका में, ऑप्शन नंबर सी है मांसपेशी में या फिर ऑप्शन नंबर डी है श्वेत रक्त कोशिका में। सही आंसर क्या होगा? तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा लाल रक्त कोशिका में माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। देखिए, मानव शरीर में मौजूद लाल रक्त कोशिकाओं में माइक्रोकॉन्ड्रिया केंद्रक नहीं पाया जाता है। यह रक्त की सबसे प्रमुख कोशिका है। इसकी औसत आयु जो होती है वो 120 दिन होती है। याद रखिएगा, आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिका या फिर रेड ब्लड कार्पोसेल्स, इसकी जो आयु होती है वो 120 दिन होती है। इसमें हीमोग्लोबिन का नाम जो है वो प्रोटीन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। और यह रीढ़धारी प्राणियों के श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर उसे शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचाने का सबसे सहज और व्याप्त माध्यम है। याद रखिएगा। गाइस, आज के सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। अगले वीडियो में मैं उसका ज़रूर से सलूशन या फिर डिटेल आपको बता दूंगा कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है आपको, तो इसके बारे में ये ब्रीफ नॉलेज आपको दे दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको कोई भी डाउट हो, किसी तरह की परेशानी हो या फिर आपको किसी भी तरीके का सुझाव देना हो कि आप वीडियो में इस तरह का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तो हम उसको ज़रूर से अप्लाई करेंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा, साथ ही दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं। थैंक यू।